गुड इवनिंग दोस्तों। मैं पंकज मेहरा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल BRD इंग्लिश प्लस पे। आइए बढ़ते हैं एयरफोर्स प्रैक्टिस सेट के नेक्स्ट सेशन की तरफ, दैट इज़ एयरफोर्स प्रैक्टिस सेट 6। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए न्यू वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 1 की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारे पास में, फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपर्टी वॉज लॉस्ट इन द गैम्बल। ठीक है, बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपर्टी वॉज लॉस्ट इन द गैम्बल, यू हैव टू यूज़ करेक्ट डिटर्मिनर। और आप देखोगे जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको नाउन अच्छे से आना चाहिए डिटर्मिनर्स के लिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए। तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है जिससे पहले हम डिटर्मिनर का यूज़ करने वाले हैं प्रॉपर्टी, दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ये जब अनकाउंटेबल है तो हम अब देख सकते हैं कि द फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैंने भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ किया जाता है, और एनी नहीं होगा। लेकिन हम ऑल को जब देखते हैं तो मैंने आपको पहले की कुछ वीडियो में बताया होगा, ऑल और सम ऐसे हैं जो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में भी यूज़ होते हैं, प्लस अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल प्रॉपर्टी वॉज लॉस्ट इन द गैमल। पूरी प्रॉपर्टी जुए में हार दी गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ देयर वॉज फिल इन ब्लैंक्स नॉइस इन द रूम। अगेन हमको डिटर्मिनर यूज़ करना है, और हमारे पास में जो नाउन है जिससे पहले डिटर्मिनर यूज़ करना है दैट इज़ नॉइस। तो नॉइस अगेन हमारे पास में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, नॉइस अगेन हमारे पास में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको पता चला होगा सिंस नॉइस इज़ अनकाउंटेबल नाउन। तो अब हमको क्या करना है, देखो मैनी है, आपको पता होगा मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन मैनी ए के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। तो नॉइस तो अनकाउंटेबल है तो ये नहीं होगा। अगेन फ्यू और फ्यू द फ्यू, ये तीनों ही प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं एनी, एनी क्यों नहीं होगा, इज़ देयर एनीबडी। तो एनी का यूज़ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ लिया जाता है। ऊपर वाले में भी आप यही देख सकते हैं कि एनी क्यों अपन ने नहीं यूज़ किया, क्योंकि एनी का यूज़ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। और मच हमारे पास में है लास्ट ऑप्शन, दैट इज़ करेक्ट। और मैनी और मच में यही डिफरेंस है, मैनी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में आता है और मच जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग यूज़ करते हैं द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइस, या वाई आर यू मेकिंग अ नॉइस। तो मेकिंग अ नॉइस दैट इज़ फ्रेज़। ठीक है, तो फ्रेजेस में हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। मेकिंग अ नॉइस इज़ अ फ्रेज, तो वहाँ अपन को अ का यूज़ करना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि नॉइस सिंस नॉइस इज़ अनकाउंटेबल तो हम ए एन का यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, दैट वाज फ्रेज। मेक अ नॉइस का मतलब होता है शोर करना, ये एक फ्रेज है, तो आप उसमें ए का यूज़ ज़रूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दैट विच इज़ आउटडेटेड और आउट ऑफ यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है, विच इज़ आउट ऑफ यूज़ और आउटडेटेड। ठीक है, इसके लिए क्या बोला जाता है, जो प्रचलन से बाहर है। तो एंशिएंट पुराना होता है, ओल्ड भी पुराना होता है। एब्सोल्यूट बिल्कुल सही आंसर है हमारा, एब्सोल्यूट मतलब आउट ऑफ फैशन। ठीक है, आउट ऑफ फैशन और आउट ऑफ यूज़। और ऑब्स्टिनेट जो होता है दैट दोस्तों वो जिद्दी होता है। स्टबबर्न जो होता है, स्टबबर्न जिद्दी याद रखें आप, हट्टी जिसको बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। अब स्टडी ऑफ मैनकाइंड आपने सुना होगा, मानव विज्ञान या मानव अध्ययन। तो आप देखो इसको बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है, एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है इसको। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी लैब ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड का जो अध्ययन है, ब्लड कंपोनेंट का जो स्टडी है, दैट इज़ एथनोलॉजी। अब देखिए एथनोलॉजी भी क्या है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड्स है, लेकिन इट इज़ द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एथनोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांच है, इसमें हम ह्यूमंस की स्टडी करते हैं। लेकिन एथनोलॉजी में स्टडी करते हैं अपन डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन, मतलब मानव की अलग अलग जो प्रजातियाँ हैं
उनकी सभ्यताओं का, उनकी भाषाओं का, उनके रहन सहन का, उनके कल्चर्स का अध्ययन किया जाता है। और फिलोजी की स्पेलिंग दोस्तों थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, तो टाइपिंग एरर है और कुछ नहीं है। दैट इज़ PHILO, और LO के बाद में आपको लॉजी लिखना है। इट मीन्स स्टडी ऑफ लिटरेरी टेक्सेस और रिटन रिकॉर्ड। कोई भी रिटन रिकॉर्ड है उसका जो अध्ययन कहलाएगा दैट इज़ फिलोलॉजी, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिले चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस, और आपका क्वेश्चन ये होगा सर किस सेंटेंस का पैसिव बनाना है। तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एयरफोर्स के नहीं है आपके, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ब्रेन काम करने लगेगा अच्छे से, आपका ब्रेन घुल जाएगा। ये पूछ रहा है इन 4 सेंटेंसेस में से किस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसको अपन बोल सकते हैं दैट इज़ पैसिव वॉइस। तो राम किल्ड अ टाइगर ये पास्ट सिंपल में बनाया गया है, ये नहीं होगा, ये एक्टिव वॉइस में है। ही कैन बी थर्ड फॉर्म बाय दिस वर्क। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ये जो चीज़ है कि जो सब्जेक्ट जाना चाहिए था ऑब्जेक्ट पे, वो नहीं हुआ है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म मैंने ही आपको बताया है। बाय के साथ में ये भी है, लेकिन बाय के साथ में जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था वही क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये ऐसा होता दिस वर्क कैन बी डन बाय हिम, तो ये सही होता। शी इज़ डूइंग दिस वर्क, शी इज़ डूइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, ठीक है। तो आप इसको भी क्या समझ सकते हैं, ये एक्टिव वॉइस में ही है। और मिस्टर अमित इज़ नोन टू मी, ये मैंने आपको बताया था। इज़ नोन, नोन के साथ में बाय नहीं आता है, नोन के साथ में क्या आएगा, टू आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये। अब देखिए दोस्तों, जो लोग ये सोचते हैं सिर्फ बाय की वजह से ये है, बी है, तो उनका आंसर गलत हो जाएगा। आपको चीज़ें पढ़ने के साथ में याद भी करनी है। जैसे आपको मैंने पिछले ही वीडियो में बताया है कि नोन के साथ में टू यूज़ करेंगे, वंडर एस्टोनिश सरप्राइज के साथ में एट यूज़ करेंगे, एनग्लव्ड के साथ में इन यूज़ करेंगे, कंटेन के साथ में भी इन यूज़ करेंगे। तो जैसे जैसे वीडियो बनेंगे, वॉइस का सेपरेट वीडियो आएगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का, उनमें अपन ये डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। ये जो आपको जो सपोर्ट मिल रहा है उससे मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ताकि मैं और अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो बना पाऊँ। तो चूज़ द करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द बैड। अब दोस्तों आपको गुड की सभी लोगों को पता होती है कि गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, सभी लोगों को पता होती है ऑलमोस्ट। तो आप देखेंगे बेटर तो कंपैरेटिव डिग्री तो है, लेकिन ये गुड की है, राइट। अब बैड की बात करते हैं तो बैडियर कर जैसा वर्ड कुछ होता ही नहीं है। वर्स्ट बैड की कंपैरेटिव डिग्री है और वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल डिफरेंट होती है, जिनमें ER और EST या IER और IEST या मोस्ट लगा के नहीं बनाया जा सकता है। तो मैं वो ऐसी 4 कंपैरेटिव डिग्री है जो मैं स्टूडेंट से चाहूँगा कि आप लर्न करें, और इन 4 में से 2 तो आपको लर्न है ही। कौन कौन सी देखिए, गुड मैंने आपको बताया, और बैड इस क्वेश्चन में बता दिया कि बैड की ये कंपैरेटिव डिग्री है, C कंपैरेटिव डिग्री, और D क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। इन दोनों के अलावा आपको एक याद रखना है लिटिल की। लिटिल का मतलब होता है कम, ठीक है, लिटिल, लेस और लीस्ट, ठीक है। और इसके अलावा जो आपको याद रखनी है दैट इज़ मच और मैनी। मैंने अभी आपको बताया कि मच का यूज़ अनकाउंटेबल के लिए और मैनी का यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। इन दोनों ही एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव डिग्री है दैट इज़ मोर, और सुपरलेटिव डिग्री इज़ मोस्ट, ठीक है। तो आप देखोगे सिर्फ खाली मोर भी जो है दैट इज़ कंपैरेटिव डिग्री, और किसकी है, मच और मैनी दोनों की। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब सेंटेंस नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उनमें एरर आपको चूज़ करने हैं। द नंबर ऑफ गेस्ट्स इन्वाइटेड टू। अब दोस्तों ये मैंने बता दिया था, अगर आप एरर ध्यान से देखोगे तो कि द नंबर ऑफ गेस्ट इन्वाइटेड के साथ में क्या आता है, टू आता है, ना कि इन आता है। इन्वाइटेड टू द पार्टी आर 500। तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है, जब भी हमारे पास द नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ ऐसा आएगा तो हमको सिंगुलर वर्ब यूज़ में लेनी है, और अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, या बिना ए के आएगा नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, तो हमको प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इस चीज़ को कैसे याद रखता हूँ, देखो ए वाला जो कॉन्सेप्ट है, ए मैंने आपको बताया सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ होता है, तो इसका उल्टा याद रखना है।
कि जब ए आएगा तो प्लूरल वर्ब आएगी और द आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आपके लिए एक बार मैं वापस से बोल देता हूँ। द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी और नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल वर्ब, दैट्स इट। और इसके बाद में जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल ही आएगा। नाउन से अपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमको जो फ़र्क पड़ना है वो द नंबर और अ नंबर से पढ़ना है, ठीक है। तो हमारे पास में जो अभी है द नंबर ऑफ गेस्ट, ठीक है, तो द नंबर ऑफ गेस्ट है तो इट शुड बी इज। एरर लाइज इन पार्ट सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईदर अंकित और ज्योति हैव डन दिस। दोस्तों एक सिंपल सा रूल है, जब भी और से ऐड हो रहे हैं सब्जेक्ट, या नॉर से ऐड हो रहे हैं, या ईदर और से ऐड हो रहे हैं, या नाइदर नॉर से ऐड हो रहे हैं, तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करते हैं? हम लोग वर्ब यूज़ करते हैं जब भी और आएगा, नॉर आएगा, ईदर और आएगा, S2 के अकॉर्डिंग। S2 ज्योति है, सिंगुलर है, तो वी विल यूज़ हैज़। हैज़ क्यों यूज़ करेंगे? हैज़ थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर समर वेकेशन इज़ बिटवीन 10th मई टू 10th जून। ठीक है दोस्तों, एक सिंपल सा रूल है कंजंक्शन की, जैसे कि जैसे जब भी बिटवीन आएगा तो बिटवीन के बाद में एक चीज़ आती है, उसके बाद में बिटवीन के बाद में क्या आती है? दूसरी चीज़ आती है, और इन दोनों के बीच में हम जो यूज़ करते हैं वो एंड होना चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ टू दे देते हैं, कभी कभी और दे देते हैं, कभी कभी एज वेल एज दे देते हैं। तो आपको इन सबको ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब भी बिटवीन मिलेगा हम लोगों को एंड का यूज़ करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट एरर लाइज इन पार्ट सी। और वो भी क्या है? प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर है कि यहाँ पे टू नहीं आएगा, हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एंड यूज़ करेंगे। सॉरी, प्रीपोजिशन बोला दोस्तों मैंने, कंजंक्शन से रिलेटेड एरर है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज़ अनलेस गीता अपोलोजाइजेज शी शुड नॉट बी अलाउड टू गो पिकनिक। कि जब तक गीता माफ़ी नहीं मांग लेती वह पिकनिक के लिए अलाउड नहीं की जाती है, नहीं की जाएगी। अब देखिए दोस्तों, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ वाले कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे आपने, और इफ़ वाले कंडीशनल सेंटेंस में पहली कंडीशन क्या है कि इफ़ वाले क्लॉज में अगर हमारे पास में प्रेजेंट सिंपल आएगा, तो हम रिजल्ट क्लॉज में क्या फॉलो करेंगे? फ्यूचर सिंपल, राइट। तो अब देखते हैं इस अनलेस वर्ड का मतलब भी क्या होता है। इस अनलेस वर्ड का मतलब भी क्या होता है? इफ़ नॉट होता है। तो ये इफ़ वाला क्लॉज ही है। तो इफ़ वाले क्लॉज में हमने गीता जो कि सिंगुलर नाउन है इसके साथ में अपोलोजाइजेस यूज़ किया है प्रेजेंट सिंपल में। तो ये जो नेक्स्ट शी शुड वाला है, ये टेंस किस में होना चाहिए? फ्यूचर सिंपल में। और फ्यूचर सिंपल में अपन विल शैल का यूज़ करते हैं, तो शी विल होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर फ्यूचर सिंपल में तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ तो थर्ड फॉर्म है। तो दोस्तों ये मॉडल है, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब ये जो बाद वाला शी से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ इन पैसिव। तो आपको जो चीज़ें समझनी है, जो सीखनी है, सीखने के साथ में उनको अप्लाई करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मैंने आपको इम्प्रूवमेंट का, और अब आप कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन हमारे नहीं आते। मेरा सोल जो पर्पज़ है वो आपको सिर्फ सिखाना है, ठीक है, सिखाना है। आप अगर डेली बेसिस पे ये वीडियोस देखोगे तो डेफिनेटली आप सीखोगे। तो देखिए, आपको अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करना है। अगर इसमें किसी टाइप की एरर है और कोई एरर नहीं है तो आप इसको डी मार्क करना है, नो इम्प्रूवमेंट। तो चलिए दोस्तों, अभी मैंने आपको इससे पहले वाले सेंटेंस में क्या बताया मैं आपको ले चलता हूँ। अगर आपको देख क्या बताया मैंने, इफ़ वाली पहली कंडीशन बताई कि इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल आएगा और दूसरी क्लॉज में फ्यूचर सिंपल। अब इसी चीज़ को आपको हर जगह यूज़ करनी है। इस सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में आप ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। देखिए कि ज़रूरी नहीं इफ़ के साथ में, वैन के साथ में आपको दूसरे टेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे पास्ट सिंपल है, लेकिन यहाँ पास्ट सिंपल नहीं है, तो आपको वो फॉलो नहीं करना। आपको देखना है एक क्लॉज में तो आ रहा है इम्प्रूव करना है अपन को, तो दूसरे क्लॉज में क्या आ रहा है? विल रॉक। और मैंने आपको कल बताया रॉक का मतलब क्या होता है भाई? रॉक का मतलब झुलाना होता है, एक वर्ब होती है। तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब फ्यूचर सिंपल है। तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल आएगा तो विंड ही रहेगा चारों ऑप्शन में। तो विंड अनकाउंटेबल है, तो हम लोग यूज़ करेंगे व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा बहती है, द क्रैडल विल रॉक। तो क्रैडल क्या होगा? क्रैडल कहने का मतलब होता है पालना। पालना क्या होता है अभी? वर्ब नहीं है ये पालना, बच्चों का जो झूला होता है उसको बोला जाता है क्रैडल। आई होप आपको समझ में आया होगा क्यों ऑप्शन सी हुआ, राइट।
और ब्लो की फॉर्म है ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, राइट। तो व्हेन द विंड ब्लोज द क्रैडल विल रॉक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। दोस्तों आ गए हैं आपके, आप जिसका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। चूज द करेक्ट प्रपोजिशंस, अच्छे प्रपोजिशंस है। व्हाट इज द टाइम, फिल इन द ब्लैंक्स, योर वॉच। अब ये पूछना चाह रहा है तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं। तो जब तक कि आपको ये पता नहीं होगा कि इस टाइप के सेंटेंस को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जब भी टाइम बताना है या पूछना है, जैसे मुझे बताना है कि मेरी घड़ी में 2 बज रहे हैं, तो इट इज़ 2 o'clock बाय माई वॉच होगा। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, इन वगैरह नहीं होगा। ये आपको सीखना पड़ेगा और आपको यूज़ करना पड़ेगा इसको अपने सेंटेंसेज में, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स हिम, देयर आर मैनी बॉयज़ इन द क्लास। ये कहना क्या चाह रहा है कि उसके अलावा क्लास में काफ़ी बच्चे थे। तो दोस्तों देखो, ओनली हिम तो नहीं आएगा, ओनली हिम ये नहीं होगा, और नन ऑफ दीज अभी अपन नहीं करेंगे क्योंकि वी हैव बी साइड और बी साइड्स। अब बी साइड्स का मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों, बी साइड ये, इसका मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, इसका मतलब क्या होता है, नेक्स्ट टू, पास में। और बी साइड्स का मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त या इसके अलावा। तो हम ये सही होना चाहिए, बी साइड, सॉरी, बी साइड्स हिम, उसके अलावा देर आर मैनी बॉयज़ इन द क्लास, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है या प्लूरल वर्ब आती है, तो इट लार्जली डिपेंड्स ऑन कि इस यहाँ पे क्या है। अब देखो यहाँ मैंने आपको ये भी बताया था, मैनी क्या आता है, मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और सिंस ये प्लूरल है तो इसकी वजह से यहाँ क्या आया, आ रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी की कुछ एग्ज़ाम में से लिया गया क्वेश्चन है। माई फादर सेड टू मी। अब दोस्तों देखो, आपने जब भी सुना है, आपने जब भी पढ़ा है कि डू नॉट जब भी आएगा तो अपन को ऑर्डर्ड करना है और नॉट टू करना, लेकिन आप देखोगे यहाँ कभी कहीं पे भी क्या नहीं है, ऑर्डर्ड नहीं है। तो ऑर्डर्ड नहीं है तो अपन को ये चीज़ पता चली कि ये वार्न कर रहा है, उसको नेगेटिव वार्निंग दे रहा है, राइट। तो ये भी अपन को समझना पड़ेगा, सिर्फ हम जो पढ़ते हैं वही नहीं होगा, अब हमारे पास में कुछ ये लैंग्वेज है तो इसको सही तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए अपन चूज़ करते हैं हमारा करेक्ट आंसर इसका। तो माई फादर सैड टू। अब आप देखो दोस्तों, ये सैड जो है ना पास्ट सिंपल में, तो ये जो भी चेंज होता है, चाहे टेल में चेंज होता है, आस्क में चेंज होता है, टोल्ड में चेंज होता है, आस्क में चेंज होता है, ऑर्डर्ड में चेंज होता है, तो ये सेकंड फॉर्म है, तो चेंज भी किस में होगा, सेकंड फॉर्म में होगा। तो ये वॉन्ट्स नहीं होगा, ठीक है, ये हैज़ वॉन्ट भी नहीं होगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, वॉन्ट और वॉन्ट। नॉट टू का भी यूज़ किया गया है क्योंकि नेगेटिव वार्निंग है, तो नॉट टू, टॉक टू। अब देखो इसमें माई है और इसमें क्या है, योर है। अपन क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है, योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो माई वाला जो सेंटेंस होगा, मतलब ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ए और सी तो अपन ने एलिमिनेट कर दिए, किसके बेसिस पे, रिपोर्टिंग वर्क के बेसिस पे, ठीक है। और बी और सी में से कैसे किया कि ये योर जो है सेकंड पर्सन है, ये तो चेंज होता है, तो ये योर इसमें डी में नहीं चेंज किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों ये स्पेलिंग आपको अच्छे से याद करनी है, मैं हर पेपर में डाल रहा हूँ अभी, तो उसके बाद जब थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होगा, दूसरे टॉपिक्स भी आपको करवाने हैं। तो दैट इज़ हाइजीन। हाइजीन मीन्स क्या होता है, हाइजीन का मतलब होता है स्वस्थ, और इसमें मैं आपको ज़्यादा कुछ समझा नहीं पाऊंगा, सिंपल सी आपको हाइजीन की स्पेलिंग याद रखनी है, जैसा कि आपने ओकेजन की लर्न करी है, ठीक है, गवर्नमेंट की लर्न करी है, ब्यूरोक्रेट्स की लर्न करी है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ आर सिनोनिम, ठीक है। तो सिनोनिम किसका देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं एमनेस्टी वर्ड का। एमनेस्टी, एमनेस्टी का मतलब होता है दोस्तों क्षमा, ठीक है, राज क्षमा बोलते हैं वैसे तो, जो राजा लोग माफ़ करते हैं, दैट इज़, तो क्षमा के लिए बोला जाता है दैट इज़ पार्डन, ठीक है। पनिश का मतलब आपको पता ही है, पनिश करना। रिफ्यूज़ का मतलब मना करने से है, और बोल्ड का मतलब क्या होता है, बोल्ड जो शर्मीला होता है, शाई होता है, उसका एंटोनिम होता है, ठीक है, उसका एंटोनिम होता है जिसको शर्म नहीं आए या फिर काफ़ी बिंदास सा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ आर एंटोनिम्स। अब ये वर्ड जो है देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा इसको, कंसाइज, कंसाइज राइटिंग, ठीक है, आप किसी चीज़ को संक्षिप्त करते हो, छोटा करते हो, दैट इज़ कंसाइज। तो इसका आपको बताना है एंटोनिम। तो कंसाइज का मतलब छोटा है या संक्षिप्त है, तो बड़े को लिए क्या बोला जाएगा, दैट इज़ लॉन्ग, ठीक है। शॉर्ट आपको पता ही है, छोटा होता है, दैट इज़ इसका सिनोनिम है ये। डाइल्यूट क्या होता है भाई,
डाइल्यूट का मतलब है जैसे दूध है, दूध प्योर दूध है, उसके अंदर आप पानी डाल देते हो तो ये क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, राइट। और कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, लड़ाई या युद्ध। और नेक्स्ट हमारा जो एंटोनिम है दैट इज़ ब्रूटल। ब्रूटल का क्या मतलब होता है दोस्तों, ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर, ठीक है, क्रूअल भी बोल सकते हो, CRUEL, क्रूअल, ठीक है, ये भी बोला जा सकता है। तो ये तो इसका सिनोनिम है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया है आपसे। तो ब्रूटल का एंटोनिम जो हो जाएगा दैट इज़ सिविलाइज्ड। अब सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य। अब जो लोग पढ़े लिखे हैं या सभ्य हैं वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, वो ब्रूटल नहीं होते हैं। दोस्तों इन दोनों में ऑप्शन सेम आ गए हैं, कॉम्बैट कॉम्बैट। ये कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में हो गया है, तो आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों हुआ है। और र्यून का मतलब होता है बर्बाद होना, RUIN, र्यून का मतलब बर्बाद होना। और वोल्ड अभी तक थोड़ी देर पहले बताया था, इट इज़ द एंटोनिम ऑफ शाय, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 19 क्वेश्चन। ईडियम है टू पुल अ लॉन्ग फेस। टू पुल अ लॉन्ग फेस मीन्स, टू पुल अ लॉन्ग फेस, इसका मतलब हो जाएगा लुक्स ग्लूमी। अब इस ग्लूमी का मतलब क्या होता है, ग्लूमी का मतलब होता है विदाउट होप, बिना आशा या उम्मीद के, दैट इज ग्लूमी। लुक्स इनडिफरेंट नहीं होगा, इनडिफरेंट कल मैंने आपको बताया, इनडिफरेंट का मतलब उदासीन होता है, जिसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। और करेक्ट प्रिपोजिशन इसके साथ इनडिफरेंट के साथ क्या आता है, टू आता है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ईडियम नाउ एंड देन। नाउ एंड देन का एक मतलब है दोस्तों, नाउ एंड देन बहुत इंपॉर्टेंट है, 6th-7th क्लास की बुक्स में मिल जाएगी आपको। नाउ एंड देन का मतलब होता है ओकेजनली। और अभी कल परसों ही मैंने आपको क्या बताई थी, ओकेजन की स्पेलिंग बताई थी। ओकेजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओकेजनली की स्पेलिंग है। और जब आपको ऑप्शन में ओकेजनली नहीं मिलेगा, यू कैन यूज़ सम टाइम्स, ठीक है, सम टाइम्स, दैट इज़ द एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट सिंपल। सम टाइम यूज़ नहीं करना है, सम टाइम का यूज़ होता है दैट इज़ डिफरेंट, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें दो एक वर्ड है जो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रिक्वेंटली का मतलब है बार बार या किसी फ्रिक्वेंसी के साथ में, और कंसिस्टेंटली का मतलब है लगातार, ठीक है। ऑलवेज का मतलब आप सब लोग जानते हैं। तो दोस्तों यहीं तक है ये वीडियो। आज मैंने इस वीडियो को कंसाइज करने का, छोटा करने का प्लान किया है, ठीक है, ताकि आपका कम टाइम लगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपने इसको शेयर भी किया है, लाइक भी किया है, तो आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।